अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स के टॉपिक का जो कि आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम्स था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। अब हम इसी आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम का जेनेटिक बेसिस डिस्कस करेंगे। इसके जेनेटिक बेसिस क्या है, इसके जीनोटाइप क्या है। तो इसी वजह से आज का टॉपिक है बेसिकली जीनो जेनेटिक बेसिस ऑफ आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो जिस तरह कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आरबीसी के सरफेस पर आर एच फैक्टर आर एच एंटीजन मौजूद है तो आर एच पॉजिटिव होगा। अगर आर एच एंटीजन मौजूद नहीं है तो आर एच नेगेटिव होगा। अब ये आर एच एंटीजन का मौजूद होना, आर एच एंटीजन का मौजूद ना होना, ये किस वजह से होता है? इसका जेनेटिक बेस होता है बेसिकली, इसका जीनोटाइप होता है। वो जीनोटाइप बेसिकली क्या करता है, उसको ये आर एच फैक्टर करेक्टर देता है कि मौजूद है या नहीं है। अगर आर एच फैक्टर इंडिविजुअल में मौजूद है तो आर एच पॉजिटिव होगा, अगर आर एच मौजूद नहीं तो आर एच नेगेटिव होगा। जिस तरह कि आपको मैंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में पढ़ा था, आपको बताया था कि जब भी आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन होता है तो उसके पीछे कुछ होगा ना। उसके पीछे बेसिकली क्या था, जीन होता है। वो जीन जो होता है वो एंटीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस रिप्रेजेंट करता है। अगर एंटीजन के लिए जीन मौजूद होता है तो आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन होगा इन केस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर जीन काम नहीं कर रहा, जीन ऑफ है या उधर फंक्शनल नहीं है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो फिर उधर क्या होगा, एंटीजन नहीं होगा। तो इस तरीके से इधर आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम में भी अगर आर एच एंटीजन सेम आरबीसी के सरफेस पर मौजूद है तो मीन इसके लिए एक जीन होगा। वो जीन जो होता है वो क्या करता है, वो एंटीजन को एक्सप्रेस करता है, उसकी वजह से एंटीजन बनता है और एंटीजन की एक्सप्रेशन होती है। आर एच फैक्टर जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो हम कहते हैं आर एच पॉजिटिव है। अगर जीन जो है उसके पीछे नहीं है तो या होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है तो फिर ये आर एच फैक्टर जो है ये एक्सप्रेस नहीं होगा। अब देखें, फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास क्या है, आपके पास ये एक आरबीसी है, उसके सरफेस पर देखिए ये आर एच फैक्टर या आर एच एंटीजन जो है मौजूद है। मेन बॉडी में जीन जो है ये क्या है, मौजूद है। अब देखें, इससे प्रीवियस टॉपिक जो था आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया, उसमें हमने कहा था कि 50 वेल डिफाइंड ब्लड ग्रुप एंटीजेंस है। उसी 50 डिफाइंड एंटीजन में से 5 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वो 5 हमने कौन कौन से पढ़े थे, एक एंटीजन डी था, एक कैपिटल सी था, एक स्मॉल सी था, एक कैपिटल ई था और एक स्मॉल ई था। अब इसी 5 एंटीजन में से फिर जो है ये 3 इम्पॉर्टेंट है, सी डी और ई। ये फॉर एग्जांपल ये जीन्स हैं, तो इसी में से इसी सी डी ई में फिर डी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आर एच ग्रुप आर एच एंटीजन का होना जो है बेसिकली बिकॉज ऑफ द डी जीन या डी एंटीजन या डी जीन जो डी एंटीजन प्रोड्यूस करता है। तो डी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, इधर मैंने आपके लिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो आपके पास ये जो ऊपर वाले 2 है, स्पेशली जो आपके पास सी और ई है, ये आपस में लिंक्ड होते हैं। ये सी और ई, ये देखिए क्रोमोसोम में आपस में सेम लोकस पर, एक ही लोकस पर ये आपस में क्लोजली पाए जाते हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। और ये जो आपके पास डी है ये सेपरेट लोसाई पर पाया जाता है, बिकॉज दिस डी इज इम्पॉर्टेंट। ये डी जो होता है बेसिकली क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन करता है। डी क्या है, बेसिकली एक जीन है, एक जीन है। और ये जीन बेसिकली करता क्या है, इसका काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन। फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन होगा तो आर एच फैक्टर होगा। तो वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन इज कॉमनली कॉल्ड आर एच फैक्टर। तो आर एच फैक्टर इज बिकॉज ऑफ एंटीजन डी। ये एंटीजन
एंटीजन डी जो है, दिस इज बिकॉज ऑफ अ जीन कॉल डी जीन की वजह से होता है। ठीक है, अब देखें ये जो आपके पास डी एंटीजन है, तो आपको तो पता है कि ये क्या होते हैं, ये एक जीन जो होता है वो दो इलील, एक फास्ट के दो इलील्स होते हैं, एक जीन के दो इलील होते हैं, एक जीन के दो पार्टनर इलील होते हैं। ठीक है, हम इसको बेसिकली तो हम कहते हैं ना कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये लोकस है, ये लोकस है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस पर भी डी जीन मौजूद है, इस पर भी डी जीन मौजूद है। इसको फिर हम दो जीन नहीं कहते, ये एक जीन है, बट एक जीन के दो अल्टरनेट पार्टनर्स है, पार्टनर है, इसको हम एक जीन कहते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। एक क्रोमोसोम फादर से होता है, इसको हम पैटर्नल क्रोमोसोम कहते हैं। एक क्रोमोसोम मदर से होता है, इसको हम मैटरनल क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, जिस तरह कि हमने मल्टीपल एलील में पढ़ा था, मल्टीपल एलील में हमने क्या पढ़ा था कि एक पॉपुलेशन में तो बहुत ज़्यादा एलील होते हैं, मोर देन 2 एलील्स होते हैं पॉपुलेशन में, बट एक इंडिविजुअल में फिर 2 एलील होते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो 2 होते हैं ना। हर एक इंडिविजुअल के बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो 2 होते हैं, एक फादर होता है, एक मदर होता है। कोई भी इंडिविजुअल बनेगा तो फादर और मदर से बनेगा ना, वैसे तो नहीं बनता ना। जब फादर और मदर से बनेगा तो फादर से स्पर्म में जीन्स आएंगे और मदर के एग में जीन आएंगे। ठीक है, जो फादर वाले क्रोमोसोम होते हैं, ठीक, उसको हम कहते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम। जो मदर वाले होते हैं उसको हम कहते हैं मैटरनल क्रोमोसोम। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल में फिर 2 एलील होते हैं, बट जो मल्टीपल एलील का हमने जिक्र किया था वो बेसिकली हमने एक पॉपुलेशन में किया था। पॉपुलेशन में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं, जिस तरह के हमने उधर आई कलर का भी जिक्र किया था कि मुख्तलिफ़ लोग, किसी की आईज़ का कलर ब्लैक होता है, किसका ब्लू होता है, किसका ग्रीन होता है, किसका ग्रे होता है। ठीक है, या पार्ट कलर के बारे में भी हमने जिक्र किया था। इधर बेसिकली हम एंटीजन डी की बात कर रहे हैं। अब ये एक जीन है फॉर एग्जाम्पल, ये पेयर ऑफ एलील्स है इसके, कैपिटल डी फॉर्म में, 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये जीन जो होता है डी, जो एंटीजन डी बनाता है। अब एक कैपिटल डी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, एक कैपिटल डी स्मॉल डी है हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक स्मॉल डी और स्मॉल डी होमोजाइगस रिसेसिव है। अब ये जो कैपिटल डी ये जीन आ जाए, दोनों एलील जो है ये क्या हो, आपके पास डोमिनेंट हो, तो ये वाला जो है फिर क्या होगा, ये डी एंटीजन प्रोड्यूस करेगा। मीन ये RH मतलब एंटीजन होगा तो RH पॉजिटिव होगा। इस तरीके से जब ये हेट्रोजाइगस वाला कैपिटल डी स्मॉल डी पर डोमिनेंट है, स्मॉल डी रिसेसिव है, तब भी आपके पास RH फैक्टर, आपके पास डी एंटीजन होगा और ये इंडिविजुअल जो है ये RH पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आपके पास दोनों स्मॉल डी हो, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म्स हो, तो फिर आपके पास RH क्या होगा, RH आपके पास नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखना है। एक RH पॉजिटिव होता है, इसके लिए 2 कंडीशन है, 2 पॉसिबिलिटी है, RH नेगेटिव के लिए 1 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल डी और स्मॉल डी है, जो RH नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास फीमेल है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये फीमेल है, और ये RH पॉजिटिव कैपिटल डी स्मॉल डी जो RH पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल मेल है। ठीक है, अब इधर फॉर एग्जांपल हम इसका क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉस जब हम करते हैं फॉर एग्जांपल, तो फीमेल तो ठीक है, एक ही फॉर्म में है, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में, तो ये एक चेकर बोर्ड है, पुनेट स्क्वायर है, ये भी एक चेकर बोर्ड पुनेट स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल देखिए ये आपके पास मेल गैमीट्स है, ये वाले फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह कर ले कि फॉर एग्जांपल ये वाले आपके पास क्या है, फीमेल गैमीट्स। ठीक है, जो मैंने इधर फीमेल का निशान ड्रा किया, ये वाले आपके पास हो गए मेल। इस तरीके से ये भी आपके पास फीमेल हो गए और ये आपके पास हो गए मेल गैमेट्स आपके पास। ठीक है, अब मैंने 2 जगहों पर ये इसलिए बनाया है ये पुनेट स्क्वायर कि मेल के लिए आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है,
एक जगह पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है कैपिटल डी स्मॉल डी, और ये तो ऑटोमेटिकली दोनों स्मॉल स्मॉल है फीमेल का। और ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कैपिटल डी, तो मैंने मेल के लिए इधर कैपिटल डी और स्मॉल डी इधर मैंने लिखा है। फिर हम इसको क्रॉस करते हैं तो आपके पास ये आ जाते हैं, जो कि आपको पता है, इस क्रॉस का आपको पता है कि आप किस तरह हम क्रॉस करते हैं। तो आपके पास देखें 50% आपके पास क्या आ गए, ये आ गए जो कि मेल है, मतलब इसमें RH पॉजिटिव है, 50% मेल्स है, इसमें RH पॉजिटिव है। और आपके पास 50% स्मॉल डी जो फीमेल है RH नेगेटिव है, 50% मेल फीमेल। इसी केस में आपके पास सारे के सारे आपके पास हेटेरोजाइगस में है, हेटेरोजाइगस ये वाली कंडीशन है, तब की क्या होगा, इंडिविजुअल RH पॉजिटिव होंगे, बच्चे RH पॉजिटिव होंगे, और ये सारे के सारे क्या होंगे, मेल होंगे। ठीक है, इस तरह के क्रॉस जो है आपके पास पेपर में आ सकते हैं। तो ये इधर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ RH ब्लड ग्रुप का जेनेटिक बेस आपको बता दिया, जेनेटिक बेस, इसके जीनोटाइप क्या है। आगे हम फिर पढ़ेंगे एरेथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस डिजीज़ को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि एरेथ्रोफ्यूटिलिस डिजीज़ जो है ये बेसिकली क्या होता है। तो उम्मीद है आपको जेनेटिक बेसिस की समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।